हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेवल अप लर्नर्स में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक लेसन का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। जो लेसन पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट आज डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ एटम्स, डाल्टन्स थ्योरी के बारे में बात करेंगे। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, एंड एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो डिस्कवरी जो एटम्स की हुई थी क्या था, सबसे पहले अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर ने करीब 400 BC के आसपास खोज की थी और बताया था कि जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर होते हैं। और इनके बारे में जो ये ग्रीक वर्ड में, ये ग्रीक वर्ड से उत्पन्न हुआ जिसका नाम था एटोमियो, और इसका मतलब होता है कि जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल यानी कि इनको काटा नहीं जा सकता है, और नॉन डिजिबल यानी इनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अविभाज्य नहीं कर सकते, इनके छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट नहीं सकते हैं। उसके बाद में एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर जो है सबसे पहले प्रपोज किसने की थी, जो प्रपोज की थी जिनका नाम था जॉन डाल्टन के द्वारा की थी, और ब्रिटिश स्कूल्स टीचर इन बताया था इस थ्योरी के बारे में, और उस थ्योरी का नाम रखा गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को डिस्कस किया है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के बारे में बताया है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के बारे में बताया है, 21 प्रकार से इन सब चीजों में सक्सेसफुली रहे अपने थ्योरी के बारे में बताने में। इसमें कुछ एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक गिलास को लिया और एक एवोनाइट को ले लिया और क्या किया, इसको रब किया विद सिल्क एंड फर पे, तो क्या होता है कि वहां इलेक्ट्रिकली चार्ज जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। जो एटम्स हैं समथिंग 19 एंड 20 सेंचुरी के आसपास में इसको जब खोजा गया तो इससे जो मेटल एटम थे इनको और भी कुछ पार्टिकल्स इनसे बने जिन्हें हम सम एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। 1808 में डाल्टन्स थ्योरी जो थी पब्लिश्ड हुई थी, जिसको नाम दिया गया ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। इसमें क्या क्या मेन पॉइंट दिए गए हैं देखिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट है मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजुअल एटम्स। मैटर कैसे होते हैं, इनडिविजुअल एटम्स होते हैं, इनको किया जा सकता है, इनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा नहीं जा सकता है। उसके बाद में जितने भी एटम्स होते हैं, जो भी एटम्स दिए होते हैं, गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो सेम एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सेम होंगी, और इनका मास भी कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है। यानी जो भी हम एटम्स लेते हैं उनके एलिमेंट अगर सेम होंगे तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी और मास भी आइडेंटिकल होता है। लेकिन जब वहां पे हम डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं तो उनका क्या होगा, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी और मास भी कैसा होता है, डिफरेंट होता है। थर्ड पॉइंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड when atoms of different element combine in a fixed ratio। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा एक समझ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि कंपाउंड आर फॉर्म्ड when atoms of different element। हमने क्या किया, एक एटम है जैसे हमारे पास में CH4 है, ये कंपाउंड है, CO2 ये
कंपाउंड है। और देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, कार्बन अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है ना। यहाँ पे भी कार्बन अलग एलिमेंट और हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, लेकिन जो इनका रेशियो आएगा जब कंबाइन किए जाएंगे तो इनका जो रेशियो होगा वो कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे H2O है, जब इसको हम कंप्लीट करेंगे, वाटर बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, H2 प्लस O और बन जाएगा H2O। अब यहाँ पे H जो है इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और इस तरीके से इसका 2 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2H2O2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इसका रेशियो आएगा वो भी फिक्स होगा, यहाँ पे जो रेशियो आएगा फिक्स होगा, इन दोनों का रेशियो फिक्स और इसका रेशियो फिक्स आ जाएगा। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व liquefaction of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. जो एटम्स होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन, जो मैटर की केमिकल रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, नाइदर क्रिएटेड, ना तो इनको हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और नॉर डिस्ट्रॉयड, इनको तोड़ा भी नहीं जा सकता। सिर्फ क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इनको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या होता है कि जो हम एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसियस। क्या होता है कि जब हम गैसों में विद्युत विसर्जन करते हैं तो उसमें हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखते हैं कि इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारे कण होते हैं, जो हमारे चार्ज होते हैं, जो हमारा आवेश होता है, वो कैसा हो जाता है, 2 तरह का होता है। जब बिहेवियर करेंगे चार्ज का तो कैसे करेंगे, 2 तरह से करेंगे। लाइक चार्ज रिपेल ईच, क्या कहूँगा, जो एक जैसे चार्ज होंगे वो क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, और जो अदर्स एंड अनलाइक यानी जो डिफरेंट चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे अट्रैक्ट कौन कौन से करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे प्लस और माइनस होगा, है ना, ये कैसे हैं, डिफरेंट चार्ज है, तो कैसे हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन रिपेल चार्ज कौन से करेंगे, जैसे कि प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, ये अलग अलग हो जाए। इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल की बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी उनके साइंटिस्ट का नाम समझ लेते हैं एक बार। कैसे, बहुत इजी भाषा में हम याद करा देते हैं आप लोगों को। एक फार्मूला है, ईट पर नाच, ठीक है। यहाँ पे जो ई वर्ड दिया गया ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, और टर्म मीन्स होता है यहाँ पे थॉमसन बन जाएगा, यानी टी ले लिया इसका पहला वर्ड, तो ये क्या हो गया, थॉमसन। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी वो कौन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था क्या, थॉमसन या जे थॉमसन। उसके बाद में पर वर्ड यहाँ पे आया, ये क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन की जो खोज की थी वो कितने की थी, सर रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने। उसके बाद में ये क्या है, नास यानी न्यूट्रॉन, तो यहाँ से इसका ना वर्ड ले लिया, और ये हमारा किसका हो गया, एन यानी न्यूट्रॉन का सिंबल है। और ये जो इसकी डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, चैडविक ने की थी, ठीक है। अब समझ लेते हैं सिंबल के बारे में। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होता है, प्रोटॉन का पी भी होता है, और साथ में एच भी होता है। इसके बाद न्यूट्रॉन का सिंबल एन होता है, जो इस पे एब्सोल्यूट चार्ज होता है वो दोनों का सेम होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए देखिए दोनों सिंबल में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों का जो चार्ज होगा वो सेम रहेगा, 1.602176 इंटू 10⁻⁻⁹। इसका रिलेटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं -1 चार्ज रखते हैं सॉरी, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो +1 चार्ज रखते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब बात मास की करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे
109382 इंटू 10 की पावर -30, ये इसका मास हो जाता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जब मास प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन के मास की बात करते हैं तो 1.672621 इंटू 10 की पावर -27 हो जाएगा। लेकिन जब न्यूट्रॉन के मास की बात होगी तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, 1.674927 इंटू 10 की पावर -27। ये आप लोगों को मास और चार्ज इसलिए याद रखने पड़ेंगे, जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्ज आ जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन में आपको याद होने चाहिए। कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं और कभी कभी एग्जाम में नहीं देते हैं, तो आपको याद करना जरूरी है। उसके बाद में मास देख लीजिए, ये मास दिया गया है ना, और जो अप्रोक्स मास होता है, लगभग इनके मास कैसा होता है, इसका 0 हो जाता है, इसका 1 हो जाता है और इसका न्यूट्रॉन का 1 हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं एटॉमिक नंबर्स एंड करेंगे। तो एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मास को जो डिनोटेड किया जाता है, किसको, एटॉमिक नंबर को वो डिनोटेड करते हैं किससे, YZ से, कैपिटल Z। अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया गया किसका, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। हीलियम का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लिथियम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कार्बन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम याद कर लेते हैं। पोटेशियम कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कैल्शियम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये सिंबल है। उसके बाद में मास नंबर क्या होते हैं, इससे पहले हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा देते हैं, बहुत इजी से समझ में आ जाएगा कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया किसका, कार्बन का, और ये है नीचे 6, ये हमारा 12, ये है हमारा एटॉमिक नंबर, क्या है, एटॉमिक नंबर। और ये जो है ये हमारा है एटॉमिक मास, या इसको हम एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। एटॉमिक वेट भी कहते हैं, एटॉमिक मास भी कहते हैं। अब देखिए ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, ये प्रोटॉन की होती है। अगर सपोज यहाँ से पूछ दिया जाए आपसे एग्जाम में कि आपको न्यूट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो प्रोटॉन की वैल्यू दी गई है और ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी गई है, तो इलेक्ट्रॉन में से हम क्या करेंगे, जो प्रोटॉन्स वैल्यू होती है उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन और इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितनी है हमारी वैल्यू, एंड एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक वेट कितना है, ये हमारा 12 दिया गया है। और एटॉमिक जो हमारा वेट एटॉमिक नंबर दिया गया है, यानी जो प्रोटॉन की वैल्यू है वो कितनी है, 6 है। तो ये क्या निकल आएगा, न्यूट्रॉन की वैल्यू निकल आएगी, वो कितनी होगी, 6। क्लियर। अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट या कोई भी यहाँ पे टॉपिक जितने भी पढ़ा रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आया अच्छे से, तो आप एक कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व की जाएगी, पूरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास की बात करते हैं, मास नंबर की। तो क्या है, यहाँ पे कार्बन का एग्जाम्पल दिया गया है। कार्बन एग्जाम्पल मैंने अभी भी आपको बताया कि कार्बन का एग्जाम्पल में इसका जो मास है वो कितना है, 12 है। तो यहाँ पे देखिए 6 हमारी किसकी संख्या है, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या दी गई है और 6 सभी न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमारा जो मास होगा कितना हो जाएगा, 12। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा भी चुके हैं। इसी तरीके से देखिए सिंबल दे दिया, यहाँ पे क्या किया, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया गया है कि सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल हम कोई भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया और सल्फर हो गया, ये सारे सिंबल हैं। अब जो इनको नीचे की साइड में लिखते हैं ये एटॉमिक नंबर होता है, ये ऊपर साइड लिखते हैं वो एटॉमिक मास होता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया किसका, नाइट्रोजन का। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है और ये क्या है, एटॉमिक मास दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोटॉप्स की और आइसोबार्स की। आइसोटॉप्स और आइसोबार्स सबसे इजी तरीका है समझने का, जो हमारा एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो सेम हो और एटॉमिक मास कैसा हो, डिफरेंट हो, तो उसे कहते हैं हम क्या, आइसोटॉप्स।
और जिसके पास में एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसे हम आइसोबार्स कहते हैं। एक इजी लैंग्वेज में, इजी तरीके से हमने टेबल के द्वारा समझाया हुआ है। आप जी, ये हमारे आइसोटॉप्स दिए गए हैं और ये हमारे आइसोबार्स दिए गए हैं। दे हैव ए सेम एटॉमिक नंबर्स बट ए डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, यानी जिसके पास मास नंबर कैसा हो, डिफरेंट हो, वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं। आइसोबार्स में दे हैव ए सेम मास नंबर बट ए डिफरेंट एटॉमिक नंबर। या सेकेंड डिफरेंस समझ लीजिए, यानी ऐसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, इसका आइसोटॉप्स का समझ लेते हैं। 1H1 है ना, सॉरी 1H1, 1H2, 1H3, ये किसके हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे सभी में जो एटॉमिक नंबर है, इसका सेकेंड नंबर का और इसका थर्ड का, ऐसे हैं, सेम है। लेकिन जब बात एटॉमिक मास की करते हैं तो क्या है, तीनों के डिफरेंट हैं, इसलिए कैसे हो जाएंगे, आइसोटॉप्स हो जाएंगे। लेकिन जब आइसोबार्स में क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास दिया गया है 18 ऑर्गन 40 और सेकेंड एग्जांपल है 20 कैल्शियम 40। अब देखिए यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो कैसा है, दोनों का चेंज है, लेकिन जो मास है वो सेम है, तो क्या हो जाएंगे, आइसोटॉप। यानी बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है। दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बट न्यूट्रॉन नंबर इज डिफरेंट, सो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सिमिलर कैसे होंगे, यानी जिनके पास में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम हो बट न्यूट्रॉन नंबर इन डिफरेंट, सो दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। लेकिन इसमें क्या होगा, बार्स में दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी, एज दे हैव डिफरेंट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नंबर। एग्जाम्पल 1H1, 1H2, 1H3। अब इसमें ऑर्गन का और कैल्शियम का एग्जाम्पल लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आइसोटॉप्स के मैंने कुछ और भी एग्जाम्पल आप लोगों ने निकाले हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया है ना, हीलियम का हो गया, कार्बन को हो गया। अब कभी कभी एग्जाम में समस्थानिक या आइसोटॉप्स पूछ लिए जाते हैं, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4 और आपसे वहां पे एक आइसोबार्स दे दिया और 3 आइसोटॉप्स दे दिए, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है आइसोबार्स या कौन सा है। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं और आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद में आइसोबार्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये दिया गया Fe आर्गन, सोडियम हो गया, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। उसके बाद में एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशन केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या सेम रहता है, देखिए जो हमारे लिए जो आइसोटॉप्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे यूजफुल होते हैं, कहाँ कहाँ काम आते हैं। देखिए जैसे एन आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, एक यूरेनियम एलिमेंट होता है, वो कहाँ काम आएगा, इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में हम किसका यूज करते हैं, यूरेनियम का यूज करते हैं। सेकेंड आइसोटॉप्स कोबाल्ट हो गया है ना, और कोबाल्ट का जो यूज करते हैं वो हम करेंगे कहाँ, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर का, जो कैंसर की बीमारी होती है, कैंसर के ट्रीटमेंट में हम कोबाल्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आइसोटॉप्स आयोडीन, आयोडीन का जो यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, जिसे हम घेगा रोग कहते हैं, वहां पे इसका यूज किया जाएगा। आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए लेके आएंगे। आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे 3 ऐसे इस तरीके से ऑल बेल लिख के आएगा, तो आप उस बेल को जब क्लिक करेंगे तो क्या हो, जो भी यहाँ से वीडियो डाला जाएगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।